अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मेंसेस पर। मेंसेस के फेजेस और मेंसेस के दौरान जो जिस्म में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं इनके मुतालिक। मज़ीद एलोपैथिक और होम्योपैथिक भी इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर कैसर अहमद। मेंसेस जो कि अमूमन 5 से 7 दिनों तक जारी रहते हैं। मेंसेस के दौरान मेंसेस शुरू कैसे होते हैं, कब होते हैं? मेंसेस में असल में जिस्म में हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड ये तय करता है कि मेंसेस होंगे या नहीं होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे हार्मोन्स को मुतहरिक करता है जिससे मेंसेस आएंगे या आते हैं या आएंगे। ये मेंसेस कब आएंगे, कितने अरसे तक रहेंगे, कैसे आएंगे, कम ज़्यादा मकदार में वगैरह। ये पिट्यूटरी इसलिए ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी निशानी भी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि दिमाग में मौजूद होता है, दिमाग हमें ये इशारा भी दे रहा है कि इस लेडी के, इस पेशेंट के जिस्म में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं या मेंसेस कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, देर से आ रहे हैं वगैरह, या बदबू के साथ आ रहे हैं, या ब्रेक डाउन सेंसेशन है, तो इसका ये कुछ बीमारियों की तरफ इशारा भी है दिमाग का, जो हमारे लिए सिम्टम्स कहलाते हैं। मेंसेस के दौरान लेडीज़ के जिस्म में एस्ट्रोजन बहुत कम हो जाता है। एस्ट्रोजन ये वैल्यूअल मेंसेस के दौरान लेडीज़ के जिस्म में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो अहम हार्मोन्स हैं जो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जो फॉलिकुलाई में बनते हैं। एस्ट्रोजन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन की तादाद कम हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से लेडीज़ को थकावट महसूस होती है, फटीग महसूस होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, भूख की कमी या बहुत ज़्यादती हो जाती है, और इसके अलावा नींद अमूमन ज़्यादा हो जाती है, थका हुआ बंदा महसूस करता है, फटीग महसूस करता है। ज़रूरी नहीं है कि तमाम इलामात एक ही बंदे में मौजूद हों, एक ही लेडी में मौजूद हों। इनमें से कुछ या 2-4 या ज़्यादा हो सकते हैं। हर किसी का अपना जिस्म होता है, अपना रिएक्शन होता है उस हार्मोन इस पे अप डाउन पे। मेंसेस से ठीक तकरीबन 2 हफ्ते पहले जिस्म में ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की तब्दीलियाँ हो जाती हैं। जब एस्ट्रोजन जिस्म में ज़्यादा हो जाता है तो ब्रेस्ट में जो दूध की नालियाँ होती हैं वो फूल जाती हैं, जिससे ब्रेस्ट हमें फूले हुए महसूस होते हैं। यूट्रस में तब्दीलियाँ आ जाती हैं और ये लेडी या यूट्रस जो है ये प्रेगनेंसी के लिए तैयार समझ लें, तैयार हो जाता है। मेंसेस के 3-4 फेजेस हैं। एक खुद मेंसेस जो कि 5 से 7 दिन रहता है। दूसरा फॉलिकुलर फेज़, तीसरा ओवुलेशन और तीसरा लुटियल फेज़। मेंसेस जैसे मैं अभी बयान कर चुका हूँ 3 से 5 दिन, 5 से 7 दिन सॉरी, और इसको मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। फॉलिकुलर फेज़ जो होता है, फॉलिकुलर फेज़ टोटली 14 दिन का होता है, लेकिन चूँकि ये मेंसेस के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, इसलिए मेंसेस के बाद तकरीबन 6-7 दिन जारी रहता है। टोटल 14 दिन इसकी ड्यूरेशन है। फॉलिकुलर इसको इसलिए कहते हैं कि हमारे जिस्म में जो तब्दीलियाँ आ रही है हार्मोन्स में, उनमें फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये ओवरीज में एग को मैच्योर कर देती हैं, यानी कि उनको बराबर होने के लिए तैयार कर देती हैं, और ये मैच्योर एग बाद में अगले फेज़ में यूट्रस की तरफ धकेल दिए जाएंगे, यूट्रस की तरफ भिजवा दिए जाएंगे। इस दौरान जिस्म में प्रोजेस्टेरोन की मिकदार बहुत कम होती है। मरीज़ बहुत थका हुआ और फटीग महसूस करता है, डिप्रेशन होती है। एस्ट्रोजन चूँकि ज़्यादा होती है इसलिए मरीज़ बिल्कुल ज़्यादा नहीं बल्कि पीक पे होती है। मरीज़ नहीं कहेंगे, लेडी इस वक्त हमल के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए, कंसीव होने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। 14 फेज़ है एवोल्यूशन। 14 से 28 दिन का अमल होता है टोटल।
इस दौरान लुटिनाइजिंग हार्मोन जिस्म में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लुटिनाइजिंग हार्मोन ये जो हमारे जिस्म में एग ओवल्यूट हो चुका है, तैयार कह लेते हैं और हो चुका है, इसको एवोल्यूट करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए ये बहुत बेहतरीन वक्त है। ये मैं ग़ालिबन कह चुका हूँ 14 से 28 दिन का होता है। लेकिन यहाँ पे मसला दिन ये होता है कि ये एक जब यूट्रस में फॉलिकुलाई से और इससे यूट्रस में आ जाता है, तो इस एग की उम्र सिर्फ 24 घंटे होती है। 24 घंटे के अंदर अगर इसको मेल स्पर्म मिल जाता है तो ठीक है, वरना ये ब्लास्ट हो जाता है, टूट जाता है और ज़ाया हो जाता है। मेल स्पर्म और इसमें यूट्रस में 3 से 5 दिन तक ज़िंदा रह सकता है, बल्कि सेहतमंद भी रह सकता है। एवोल्यूशन में हमारे जिस्म से अंडे की तरह का मवाद निकलता है, जिसे सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं। सर्वाइकल म्यूकस असल में ये वही म्यूकस है जो अमूमन आखिरी 3-5 दिनों में लेडीज़ को होता है। एवोल्यूशन में जो आखिरी 3 दिन होते हैं, ये असल में फर्टाइल विंडो भी कहलाते हैं। और ये फर्टाइल विंडो का इस टाइम का हमें पता कैसे चलेगा? एक आम लेडी को, एक आम या नई शादीशुदा लड़की को कैसे पता चलेगा कि ये बेहतरीन चांस है, बेहतरीन वक्त है कंसील होने के लिए? असल में इस वक्त वजाइना से एक ट्रांसपेरेंट कलर का स्लिपरी और चिपचिपाहट वाला म्यूकस निकलता है। ये असल में इस बात की निशानी होती है कि एवोल्यूशन अपने पीक पर है और ये बेहतरीन टाइम होता है कंसील होने के लिए। ल्यूटरल फेज़ असल में प्री मेंस्ट्रुएशन फेज़ है और ये 15 से 17 दिन का तक रहता है। इसके बाद इस ल्यूटरल फेज़ में अमूमन ऐसी कोई तब्दीलियाँ जिस्म में नहीं होती है, अलबत्ता प्रोजेस्टेरोन की तादाद बढ़ जाती है, डाउन हो जाती है और मरीज़ थका हुआ और डरा हुआ थका हुआ और बीमार महसूस करता है। मूड स्विंग्स होते रहते हैं। ट्रीटमेंट एलोपैथी में इन तमाम बातों का कोई भी इलाज नहीं है। एलोपैथ्स अमूमन हर बीमारी के लिए, अगर ये जो मैंने आपको तब्दीलियाँ बताई हैं, इनके साथ साथ लेडीज़ को कभी मेंसेस ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी लौथड़ों के साथ आते हैं, कभी बदबू के साथ आते हैं, कभी ब्लैक कलर के, कभी ब्राइट रेड कलर के आते हैं। इन तमाम के लिए अलग अलग इलाज होता है। एलोपैथी में इन तमाम का अलग अलग इलाज होता है, अलग अलग इसके लिए काज ढूंढने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता एंटीबायोटिक्स और पेन किलर सबको एडवाइस करते हैं। दोनों के मैं हक में नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर ये लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो एंटीबायोटिक्स फीटस के नर्वस सिस्टम को बहुत मुतासर करती है। बच्चा या तो बेवकूफ़ कम अक्ल पैदा होगा या जहनी माजूर पैदा होगा। पेन किलर तो मसले का कोई हल ही नहीं है। पेन किलर मीन्स उस पेन सिग्नल्स को दिमाग तक पहुँचने से रोकना। पेन सिग्नल जहाँ पैदा हो रहे हैं, रूट काज ऑफ द डिजीज़ या जो भी आप कह लें, वो तो अपनी जगह मौजूद है। और ज़ाहिर है जब कोई प्रॉब्लम मौजूद है, वो ज़्यादा हो रहा है, तो उससे मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होंगी। इसलिए मेरी नज़र में ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। रूट काज तक पहुँचना चाहिए, रूट काज का इलाज करना चाहिए। होम्योपैथी जिसे 300 साल पहले, तकरीबन 280-300 साल पहले दोबारा हैनीमन और उनके दो साथियों ने ज़िंदा किया, तो ये होम्योपैथी तकरीबन 7000 साल से दुनिया में मौजूद है। और होम्योपैथी में बहुत अच्छे अद्वियात हैं जो न सिर्फ रूट काज को ख़त्म करती हैं, ट्रीट करती हैं, बल्कि मौजूदा सिम्टम्स को भी ख़त्म कर देती हैं। और अगर अंदरूनी तौर पर माल न्यूट्रिशन की वजह से या किसी भी वजह से बियरिंग डाउन सेंसेशन है या ल्यूकोरिया है, कोई भी इन्फेक्शन है वजाइना में या यूट्रस में इन्फेक्शन होते हैं, सिस्ट हैं या मेंसेस ज़रूरत से ज़्यादा आ रहे हैं, ज़रूरत से कम आ रहे हैं या काले आ रहे हैं या बहुत ब्राइट आ रहे हैं, या उनमें कोई भी अंदरूनी इन्फेक्शन जिसकी वजह से कमी बेशी जिसकी वजह से मेंसेस में कोई भी फ़र्क है, चाहे वो जिस्म में कहीं भी हो, तो उसको ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे अद्वियात हैं, मैं चंद का नाम लेता हूँ आपके सामने, कोशिश करूँगा उनके फ़ायदियत भी बयान कर दूँ। पुलसटेला जैसे अमूमन किताबों में लिखा होता है कि ऐसी लेडीज़ की दवाई है जो अमूमन रोती रहती हैं, ज़्यादा फरियाद करती रहती हैं। अब वो रो क्यों रही है, फरियाद क्यों कर रही है? उसको कोई डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है,
पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ फिर बात आ जाती है, नफ्सियात की तरफ बात आ जाती है। इसका मतलब है कि इस लड़की को नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो घर की जानब से, फैमिली की जानब से है, चाहे वो बाहर की तरफ से है। पोलिगोनियम हाइड्रोपाइप बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन दवाई है, बहुत अच्छा काम करती है। एरिगोनम एरिगोनम कैनाडेंसिस, सीपिया, थूजा, सेमिसिफ्यूजर एसिमोसा, बेलाडोना, कालियम कार्बोनिकम, वेरेट्रम एल्बम, इग्निशिया मारा, लिलियम टिग्रेनम, क्रियोजोटम और नक्सफामिका और आयोडियम, थायरोडियम, सेक्लामिन, कैक्टस ग्रैंडिफोलिया ग़ालिबन मैं बता भी चुका हूँ, ओस्ट्रेलागो, जलसेमियम, इस तरह की बहुत सारी हाइसामस, कोलोसिंथ, सीपिया शायद मैं बता चुका हूँ, पिकाक, सबाइना, बहुत सारी अद्वियात हैं जो इन अमराज में काम करते हैं। इन अद्वियात को कोशिश करें कि बारीक पोटेंसीज़ में एडवाइस किया करें। बारीक पोटेंसीज़ से का फ़ायदा ये होता है कि ये अंदरून तक गहराई तक असर करती है, आपका मरीज़ ज़्यादा अरसे के लिए ठीक हो जाता है, जो आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि ये अद्वियात, इन अद्वियात को अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी मरीज़ पर तो ठीक है, आप सिंगल रेमेडी दें, लेकिन आप अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मरीज़ का इलाज करना चाहते हैं तो सिंगल रेमेडी कभी भी ना दें, कम्बिनेशन बनाएं, 2, 3, 10 जितने भी आप समझते हैं ज़रूरी है, अद्वियात का कम्बिनेशंस बनाएं और कोशिश किया करें कि मरीज़ को दवाई के साथ साथ डाइट लाजमी एडवाइस कर दिया करें। मरीज़ को डाइट का नहीं पता होता, कुछ चीज़ें खाने पीने की ऐसी होती हैं जिनके करीब या जिनके आगे पीछे एक दवाई नहीं लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मरीज़ की सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो मरीज़ को डाइट एडवाइस किया करें। दवाइयाँ उसको हर मरीज़ को कोशिश किया करें कि कम से कम पानी में इस्तेमाल करें, खाने से घंटा 40 मिनट पहले या खाने के घंटा 40 मिनट बाद। पोटेंसीज़ बनाने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं या कम्बिनेशन बनाने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप किया करें, वॉइस किया करें, जैसी फुर्सत मिलेगी मैं आपको जवाब दिया करूँगा। थैंक यू।